हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी के 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, वो सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। उसी क्वेश्चन को यहाँ रखा गया है और इसमें 500 क्वेश्चन टोटल कराए जाएंगे, ठीक है। और आने वाला जो एग्ज़ाम है दोस्तों, आपका बिहार सीजीएल का और बीपीएससी का, दोनों के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें कवर होंगे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। टॉपिक वाइज करा रहे हैं। पहला जो है दोस्तों पादप टॉपिक से क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कपास का प्रमुख घटक है। तो कपास का जो प्रमुख घटक होता है दोस्तों, कपास का प्रमुख घटक होता है सेलुलोज। कपास का प्रमुख घटक कौन होता है? तो सेलुलोज जो होता है दोस्तों कपास का प्रमुख घटक होता है। वहीं बात करें कपास का, तो शैवाल और कवक के बारे में भी जान लेते हैं। सेलुलोज जो है दोस्तों वो शैवाल में पाया जाता है, ठीक है। पूछा जाता है कि शैवाल किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। वहीं बात करें कवक की, तो कवक कैटिन का बना होता है, ठीक है। अगला है दोस्तों, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। तो लाइकेन जो है दोस्तों मिश्रित जीव हैं जो किसके बने होते हैं? तो लाइकेन बने होते हैं दोस्तों कवक और शैवाल के। कवक और शैवाल के बने होते हैं लाइकेन, ठीक है। और लाइकेन का यूज दोस्तों लाल लिटमस प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। लिटमस प्राप्त करने के लिए, रेड कलर का जो लिटमस होता है उसे प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो मॉर्फिन के बारे में आप लोग सुने होंगे। मॉर्फिन जो प्राप्त होती है दोस्तों, वो प्राप्त होती है फल से। कंफ्यूज नहीं होना है, मॉर्फिन के बारे में कंफ्यूजन होता है कि फूल से प्राप्त होता है, लेकिन मॉर्फिन जो है दोस्तों फल से प्राप्त होता है, न कि फूल से। तो इसको याद रखेंगे। अगला है, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम का जो पोस्त होता है दोस्तों, उसको पोस्त बोलते हैं, अफीम के जो होता है। और ये भी दोस्तों पोस्त जो होता है अफीम का, ये किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये अधपके फल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो अधपके फल से प्राप्त होता है। अगला चैप्टर है दोस्तों अनुवांशिकता। वर्तमान अनुवांशिकता विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुवांशिकता विज्ञान का जनक जो बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता विज्ञान का जनक बोला जाता है। इन्होंने वंशागति का नियम दिया था, ठीक है। और इन्होंने मटर पे अपना शोध किया था, तो इसको ध्यान में रखना है। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागतित नियमों के प्रतिपादन करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था। तो अभी बताएं दोस्तों, गार्डन पी या मटर का प्रयोग किए थे मेंडल ने वंशागति के नियम को प्रतिपादित करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा C4 कटप्पा। अगला है दोस्तों, जीनोम चित्रण का इनमें संबंध है। तो जीनोम चित्रण का जो है दोस्तों संबंध है किससे? तो जीनोम चित्रण से संबंध है दोस्तों जीन का चित्रण। जीनोम चित्रण में क्या किया जाता है? तो जीन का चित्रण किया जाता है, नाम से ही है जीनोम मैपिंग, ठीक है। अगला है दोस्तों, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जीव में जो आनुवांशिक लक्षण होता है वो जीवों के संतान में भी पाए जाते हैं। और ये किसके कारण होता है? तो क्रोमोजोम के कारण होता है, ठीक है। हमारे माता पिता से हमारा जो गुण मिलता है वो किसके कारण? तो क्रोमोजोम के कारण मिलता है। अगला है दोस्तों, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। तो दोस्तों आनुवांशिकता की जो इकाई है उसको क्या बोला जाता है? तो आनुवांशिकता की इकाई को जीन बोला जाता है। आनुवांशिकता की इकाई जीन को बोला जाता है। अगला है, पलवान जीन जिम्पिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पलवान जीन पूछे या जिम्पिंग जीन पूछे, इसका जो सिद्धांत दिया गया था दोस्तों वो किसके द्वारा दिया गया था? तो पलवान जीन और जिम्पिंग जीन का जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था आपको बारबरा मैकिनटॉक के द्वारा। बारबरा मैकिनटॉक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। सो C नंबर इसका भी हो जाएगा। अगला है दोस्तों, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं है? तो पूछ रहा है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं है। तो दोस्तों टायरोसिन जो है दोस्तों ये
डीएनए में उपलब्ध होता है, लेकिन ये एक प्रकार का अमीनो अम्ल का यौगिक नहीं है, ठीक है। बाकी जो है एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तीनों तो डीएनए में पाया जाता है और अमीनो अम्ल का यौगिक होता है, ठीक है। मिश्रण नहीं होता है, यौगिक होता है, तो इसको याद रखना है। पाया तो चारों जाता है डीएनए में, लेकिन पूछे अगर अमीनो अम्ल नहीं बनता है तो टायरोसिन में नहीं बनता है। अगला टॉपिक है दोस्तों जैव उर्वरक। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो जैव उर्वरक का जो स्रोत बोला जाता है एजोला को। एजोला जो है दोस्तों जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। अगला है दोस्तों निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? तो जैविक उर्वरक जो है दोस्तों वो कौन है? तो एजोला है, अभी बताए हैं। अगला है दोस्तों निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो नील हरित शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों किस फसल में? तो धान के खेत में, ठीक है। धान के खेत में जो देखे होंगे आप लोग की काई हो जाता है, तो ये दोस्तों जैव उर्वरक के रूप में काम करता है धान के खेत के लिए। और धान के खेत में दोस्तों मीथेन गैस पाया जाता है, इसको भी जरूर याद रखेंगे। अगला है दोस्तों नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। तो नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है, और कहाँ किया जाता है? तो धान के खेत में, ठीक है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। एक में पूछा है क्या उर्वरक के रूप में, एक में पूछा है नत्रजन आपूर्ति के हेतु, तो दोनों दोस्तों हो जाएगा धान में। अगला है दोस्तों निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। तो एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है किसके साथ मिलाने पे? तो एजोला को अगर हम मिलाएंगे, एजोला को अगर हम मिलाएंगे किसके साथ? तो नील हरित शैवाल के साथ, ठीक है। वैसे भी नील हरित शैवाल के बारे में बोले हैं कि अच्छा जैव उर्वरक का काम करता है, और अगर हम इसको एजोला के साथ मिला देते हैं तो एक और भी अच्छा जैव उर्वरक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या है? जैव उर्वरक है, एजोला भी और नील हरित शैवाल भी। अगला है दोस्तों एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। तो ये इसका जो सहचारी है कौन? तो भैया इसका सहचारी है नील हरित शैवाल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये रिपीट हुआ है दोस्तों, इसलिए रिपीट हुआ है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और देखिए कितने प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नील हरित शैवाल और एजोला साथ में मिलके क्या बनाता है? जैविक उर्वरक बनाता है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाले सूक्ष्मजीव कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे दोस्तों साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है दोस्तों सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? तो सोयाबीन में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो किसके कारण? तो राइजोबियम जैपोनिकम के कारण। वैसे ऑप्शन में राइजोबियम भी रहता है डायरेक्ट, और यहाँ राइजोबियम का टाइप दे दिया है, तो राइजोबियम जैपोनिकम के कारण होता है सोयाबीन में, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम जो होता है ये किस में होता है, ठीक है, किस में होता है? स्थिरीकरण के, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बाकी वीडियो के लास्ट में हम इसका आंसर बता देंगे आपको। अगला है दोस्तों कोशिका। कोशिका शुरू हो गया है। कोशिका नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डीएनए जो है दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है? एक तो नाभिक में पाया जाता है, और पूछ रहा है कोशिका के नाभिक के अलावा और कौन से अंग में डीएनए पाया जाता है? तो डीएनए जो पाया जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में साथ ही नाभिक में। तो आप लोग को याद रखना है डीएनए किस अंग में पाया जाता है? एक तो नाभिक में, और दूसरा कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों पावर हाउस भी बोला जाता है मानव सेल का, तो इसको भी याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 46। कई बार पूछ दिया जाता है कितने जोड़े में होती है, तो 2 से भाग दे दीजिए, मतलब कि 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है मानव में। ठीक है। अगला है दोस्तों, मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ी। देखिए पूछ दिया है गुणसूत्र जोड़ी की संख्या कितनी है, तो क्रोमोसोम पेयर की जो संख्या होती है दोस्तों 23 जोड़ी होती है, और संख्या पूछे तो 46। ठीक है। अगला है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र जो है दोस्तों किसमें नहीं पाया जाता है, ऑप्शन है 4 दिया गया है। तो दोस्तों छिपकली में गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र जो है छिपकली में नहीं पाया जाता है। अगला है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो पादप कोशिका जो है दोस्तों जंतु कोशिका से भिन्न होती है, और किस कारण से भिन्न होती है दोस्तों, तो कोशिका भित्ति के कारण। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, वहीं पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। अगला है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित रहता है। तो जंतु कोशिका में दोस्तों सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति के बारे में एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और बाकी केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस के रूप कहलाता है। तो आप सभी लोग को पता है पावर हाउस किसको बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, क्योंकि यहीं पे सारी एनर्जी स्टोर होती है। अगला है दोस्तों, पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संहति है। तो पीत पिंड जो है दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है, तो अंडाशय में पाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पीत पिंड जो पाया जाता है कोशिका की संहति है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो अंडाशय में पाया जाता है। अगला है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो बनी होती है दोस्तों प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से। तो ये जो बनी होती है दोस्तों प्रोटीन से और लिपिड से। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन प्लस लिपिड दोनों से बनी होती है। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो डी नंबर हो जाएगा। प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है कौन, तो प्लाज्मा झिल्ली। अगला है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है। तो लसिका कोशिका जो बनती है दोस्तों मानव शरीर के तिल्ली में बनती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, तो तिल्ली में बनती है। अगला है, प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो प्राकर्मिक कोशिका मृत्यु मतलब प्रोग्राम सेल डेथ जो हो जाता है कि कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है दोस्तों एपोटोसिस कहा जाता है। ठीक है, प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहा जाता है एपोटोप्सिस। अगला है दोस्तों, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं की उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है। तो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी में किसको मापते हैं, तो ऊर्जा को मापते हैं। तो अधिकतम एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है, तो वो है दोस्तों क्रेब्स चक्र जो है दोस्तों अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। अगला चैप्टर है दोस्तों मानव शारीरिकी। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है किसका, तो हमारे शरीर में जो मैक्सिमम भार होता है दोस्तों वो किसका होता है, तो जल का। हमारे शरीर में सबसे अधिकतम भार जो होता है जल का ही होता है। एक वयस्क मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो वयस्क मानव शरीर की बात करेंगे तो वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है कितना, तो 65% जल पाया जाता है। वयस्क मानव में अस्थियां पूछ रहा है, तो वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो वयस्क मानव में दोस्तों 206 अस्थियां होती है। वहीं अगर बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसमें 350 अस्थियां पाई जाती है। धीरे धीरे 206 पे आके अस्थियां रुक जाती है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या 206 है।
अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है दोस्तों मानव शरीर की, वो हो जाएगी आपको स्टेपीज। स्टेपीज जो है दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, तो हमारे शरीर की सबसे लघुत्तम हड्डी जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो कान में, और इसका नाम अभी बताए हैं, स्टेपीज बोलते हैं उसको। और कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो खोपड़ी जो ब्रेन में, हमारे ब्रेन में जो अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों वो कितना होता है? तो 28 होता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के जो जोड़े होते हैं दोस्तों कितने होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 12 जोड़ी पसली होती है, और अगर संख्या पूछे तो टोटल 24 होती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कितना है? तो 12 होती है। ठीक है, और कितनी जोड़ी है दोस्तों? 12, और संख्या पूछे तो 24। अगला है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है? तो ठोस होती है। पैर की हड्डी कैसी होती है दोस्तों? ठोस होती है। मानव शरीर में पैर की हड्डी जो होती है दोस्तों कैसी होती है? तो ठोस होती है। अगला है दोस्तों, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो देखिए, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन जो किया जाता है, ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी जो है दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। कूल्हे के जोड़ को जब प्रतिस्थापित किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, तो उसको बोला जाता है ऑर्थोप्लास्टी। ऑर्थोप्लास्टिक आप कई बार सुने होंगे कि किसी के ऑर्थोप्लास्टी किया गया। अगला है दोस्तों, कैसे रुक रज्जु स्पाइनल कोड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकाली जाती है? तो स्पाइनल कोड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकाली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 जोड़ी। 31 जोड़ी स्पाइनल कोड से तंत्रिका निकाली जाती है। अगला है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित में से निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है दोस्तों वो कितना? तो 1.5 लीटर पेशाब करता है। कितना करता है? एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब करता है। अगला है दोस्तों, प्रत्यास्थ इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं। तो प्रत्यास्थ या इलास्टिक उत्तक या टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो कहा जाता है दोस्तों स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। आप लोग देखे होंगे पैर में जो घुटना होता है वहाँ पे दोस्तों लिगामेंट पाया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों, दांत पर जमी परतें बनी होती है। तो दांत पे जो परत जम जाती है वो किसकी बनी होती है? तो दांत पे जो परत जमती है वो बनी होती है भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया के। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होती है? तो परत बन जाती है। कई लोगों के देखे होंगे दांतों पे ज़्यादा ही परत चढ़ी होती है। इसका कारण क्या है? तो ज़रूरी नहीं है सभी लोग गुटखा खाने से ही होंगे, कुछ लोगों के भोजन के कण, थूक, मुख में जो अम्ल होता है मुंह में उसके और बैक्टीरिया के कारण भी जम जाते हैं। अगला है दोस्तों, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों? तो नाखून काटते समय दर्द की अनुभूति नहीं होती है। इसका कारण है कि नाखून जो होता है दोस्तों वो मृत कोशिका का बना होता है। ठीक है, नाखून जो होता है मृत कोशिका का कोशिका के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून में रक्त संचरण नहीं होता है जिसके कारण नाखून हम काटते हैं तो दर्द की अनुभूति नहीं होती है। अगला है दोस्तों, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो अस्थि और दंत के निर्माण हेतु जो आवश्यकता होती है तो किसकी होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की। कभी भी टूथपेस्ट लेने जाएं तो आपको देख के लेना चाहिए कि उसमें फास्फोरस की मात्रा है कि नहीं है। ठीक है, अगला है दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 2 वैसे दांत जो 2 बार विकसित होते हैं तो वो कितने हैं दोस्तों? तो 20 दांत ऐसे हैं मनुष्य के जीवन काल में जो 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत हैं? तो 2 दांत हैं, 20 दांत हैं।
अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ या कठोर भाग जो है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है दंतवल्लक। दंतवल्लक जो मसूड़ा है दोस्तों वो हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग बोला जाता है। अगला है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? तो रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही मच्छर काटता है आप लोग उस पर हाथ चला देते हैं, ये इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो दोस्तों दिमाग से नियंत्रित होता है, और ये दोस्तों हमारे मस्तिष्क के किस भाग में नियंत्रित होता है? तो ये होता है स्पाइनल कोड में। कैसे रुकी रज्जु? स्पाइनल कोड में नहीं, सॉरी, ये होता है दोस्तों प्रमस्तिष्क में। कहाँ होता है? प्रमस्तिष्क में, सेरेबेलम में। अगला है दोस्तों, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो शुक्राणु डिंब को निषेचित किया जाता है दोस्तों कहाँ पे? तो डिंब वाहिनी नली में। डिंब वाहिनी नली में दोस्तों शुक्राणु डिंब को निषेचित किया जाता है। कहाँ पे? तो डिंब वाहिनी नली में। अगला है दोस्तों, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने मिनट के लिए? तो निषेचन क्षमता जो है दोस्तों 1 से 2 दिनों के लिए सुरक्षित रहते हैं। तो मादा जनन में पहुंचने के पश्चात मानव का जो शुक्राणु है निषेचन की क्षमता 1 से 2 दिन तक सुरक्षित रखते हैं। ठीक है। अगला है दोस्तों, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो मानव भ्रूण जो होता है दोस्तों उसमें भी हृदय होता है, और वो कब स्पंदन करने लगता है? तो ये करने लगता है आपको अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। चौथे सप्ताह में जाके परिवर्धन के मानव भ्रूण का जो हृदय है स्पंदन करने लगता है, मतलब कि धक धक की जो आवाज़ है वो करने लगता है। ठीक है, लेकिन उस समय उतना पता नहीं चलता है, लेकिन ये करना स्टार्ट हो जाता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनीय भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो परिवर्धनीय भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है कौन सी कला है दोस्तों? तो ये है दोस्तों उल्ब या एमिनयान बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का वर्ड थोड़ा सा अजीब होता ही है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? श्वसन क्रिया में वायु के दोस्तों घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कौन से घटक है दोस्तों जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो वह है दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन श्वसन की क्रिया में जैसे ही अंदर जाता है वैसे ही बाहर आता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी हम लोग श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, और जब हम वायु लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी अंदर जाता है, लेकिन नाइट्रोजन उसी तरह से बाहर आ जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार, 72 टाइम्स धड़कता है। अब दोस्तों अगला टॉपिक है रुधिर परिवहन तंत्र। एक एक करके दोस्तों सारा टॉपिक कवर कराया जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से, और आप लोग विश्वास रखिए इस 500 क्वेश्चन करने के बाद आप ऐसा पाएंगे कि 80% क्वेश्चन यहीं से आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक है दोस्तों रक्त परिवहन तंत्र। रक्त जो होता है, पहला क्वेश्चन है रक्त होता है। तो रक्त जो होता है दोस्तों एक संयोजी उत्तक होता है। रक्त कैसा उत्तक है? तो एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, अगला है दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों वो क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। हमारे रक्त में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आप लोग गए होंगे ब्लड टेस्ट कराने, तो वहाँ देखते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गई है तो लोग कमज़ोर फील करने लगते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो है मानव शरीर के 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए हीमोग्लोबिन की मात्रा। यूनिट इसका देख लीजिएगा। अगला है दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है?
तो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है दोस्तों वो क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला है दोस्तों, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो किस जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, किस प्राणी के, तो दोस्तों केचुआ। केचुआ के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन क्या होता है, विलय हो जाता है, हीमोग्लोबिन विलय हो जाता है। अगला है दोस्तों, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो रक्त का जो लाल रंग होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है, तो वो होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है रंग किसका, रक्त का। लाल रक्त कणिका का रंग होता है किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, तो रक्त जो है शरीर में क्या कार्य करता है, तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है कौन, तो रक्त ही करता है। ठीक है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होना चाहिए, तो रक्तचाप जो है दोस्तों ये बीपी को बोलते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे बीपी जो होना चाहिए कितना होना चाहिए नॉर्मल मनुष्य के लिए, तो 120/80 होना चाहिए। अगला है दोस्तों, निम्न में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन है, तो बीपी जो नापते हैं दोस्तों रक्त दाब वो किससे मापते हैं, तो उसको बोला जाता है एस्फिग्नोमैनोमीटर। एस्फिग्नोमैनोमीटर से हम रक्त दाब को मापते हैं। अगला है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है, तो आप लोग देखे होंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है रक्तदाब ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। आप लोग देखे होंगे बूढ़े लोगों को जल्दी गुस्सा आता है, कारण यही है दोस्तों कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। अगला है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है वो होता है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो वायुमंडलीय दाब से रक्त का दाब क्या होता है, अधिक होता है। अगला है दोस्तों, निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता डोनर होता है, तो निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग है जिसे सर्वदाता बोला जाता है, तो ये बोला जाता है ओ ब्लड ग्रुप वाले को। और अगर पूछ दे ओ पॉजिटिव की ओ निगेटिव, तो भैया ओ निगेटिव वाले होते हैं जिससे सर्वदाता बोला जाता है, ओ पॉजिटिव को नहीं बोला जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे, वैसे तो डायरेक्ट ओ दे दिया जाता है, लेकिन अगर पॉजिटिव निगेटिव में रहे तो ओ निगेटिव मार के आना है। अगला है, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग, मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वह व्यक्ति किस ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है, मतलब उसे किस तरह के ब्लड ग्रुप वाले का खून चढ़ाया जाएगा, तो उसे दोस्तों केवल ए ही रक्त समूह वाले का खून चढ़ाया जाता है। इसीलिए दोस्तों जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसे रेयर ब्लड ग्रुप बोला जाता है, क्योंकि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उसे केवल ए बी रक्त ही चढ़ाया जाता है। आप लोग देखे होंगे सुल्तान मूवी में उसका जो ब्लड ग्रुप रहता है सलमान खान का ए बी ही रहता है, और जिसके कारण उसके बच्चे को नहीं मिल पाता है, रेयर ब्लड ग्रुप है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला है दोस्तों, अज्ञात रुधिर वर्ग। एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत रक्त आदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा, तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सुरक्षित होगा, तो वो होगा दोस्तों ओ और RH निगेटिव। ओ और RH निगेटिव जो है दोस्तों उसे चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये लगभग सबको चढ़ा दिया जाता है, मतलब सर्वदाता होता है, किसी को भी चढ़ा सकते हैं। अगला है दोस्तों, रक्त समूह की खोज की थी, तो रक्त समूह का जो खोज किया गया था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया था ब्लड ग्रुप का। ठीक है,
अगला है दोस्तों RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के। तो जो RH होता है दोस्तों ब्लड में, उसका नाम किससे संबंधित है? तो उसका संबंधित है दोस्तों RH कारक बंदर से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बंदर से संबंधित है। अगला है दोस्तों, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया और उसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति का एक रक्त वर्ग जो है AB पॉजिटिव है और दूसरे का दोस्तों O निगेटिव है। तो तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो पूछ रहा है कि गोद लिए वाले का कौन सा होगा? तो उसका जो होगा दोस्तों O पॉजिटिव होगा। अगला है दोस्तों, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है, अगर पिता है कोई, उसके ब्लड ग्रुप है A और माता का है O, तो बताइए उसके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग होगा? तो अगर पिता A हो ब्लड ग्रुप वाले और माता O हो, तो उसे पुत्र को जो मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा O ब्लड ग्रुप। कौन सा? तो O ब्लड ग्रुप। अगला है, किसी एक समान व्यक्ति के pH, एक समान व्यक्ति के रक्त का pH स्तर कितना होता है? तो खून का जो pH स्तर होता है दोस्तों वो होता है 7.35 से 7.45, मतलब स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है खून। और इसका pH पूछे तो 7.35 से 7.45 होता है। अगला है दोस्तों, प्रतिजन या एंटीजन वह पदार्थ है जो, तो एंटीजन जो है दोस्तों वह पदार्थ होता है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीत करता है, मतलब एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीत करता है प्रतिजन। प्रतिजन क्या करता है? तो प्रतिपिंड एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं, तो एंटीजन बनाएगा एंटीबॉडी। क्या बनाएगा? एंटीजन एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? तो एंटीजन की जो मूल विशेषता है वो क्या है? तो एंटीजन की मूल विशेषता है वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। वे प्रतिरक्षी के निर्माण को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। अगला है दोस्तों, हमारे शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो हमारे शरीर में कौन सा संक्रमण से हमारी सुरक्षा करता है? तो दोस्तों WBC जो होता है, WBC वाइट ब्लड सेल, ये हमारे शरीर में संक्रमण होने से बचाता है। ठीक है। और RBC क्या करता है? ब्लड का ऑक्सीजन का परिवहन करता है ब्लड, और ब्लड दो प्रकार का होता है, RBC और WBC। ठीक है। और RBC का पूछता है कि टाइम कितना होता है, तो उम्र कितना होता है दोस्तों? तो 120 दिन होता है। तो इसको भी याद रखेंगे। जीवन काल RBC का 120 दिन होता है, वहीं WBC का कम होता है दोस्तों, 5 से 6 दिन होता है। अगला है दोस्तों, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कण जो है दोस्तों उसका कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, बीमारी के समय में लड़ने का काम करता है वाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में। ठीक है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो हमारे खून में जो प्लाज्मा होता है उसमें किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी निर्मित होता है दोस्तों लिम्फोसाइट के कारण होता है। किसके कारण? तो लिम्फोसाइट के कारण। तो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी निर्मित होता है लिम्फोसाइट के कारण होता है। अगला है दोस्तों, प्रतिरक्षा या असंक्रामकता का सर्वाधिक संबंध है तो किससे है? तो प्रतिरक्षा का जो सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से है, और लिम्फोसाइट दोस्तों प्लाज्मा में प्लाज्मा के द्वारा निर्मित होता है, एंटीबॉडी निर्मित करता है ये। अगला है दोस्तों, मानव के श्वेत रक्त कणों की व्यास होती है, तो WBC जो होता है दोस्तों उसका व्यास पूछ रहा है। तो WBC का जो व्यास होता है दोस्तों 0.007 मिलीमीटर होता है। ठीक है। तो 0.007 मिलीमीटर होता है WBC का व्यास बोल रहा है। ठीक है। त्रिज्या पूछेगा तो 2 से भाग दे देंगे। अगला है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में
उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। अगर मान लीजिए श्वेत WBC अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो जाए तो रोग विज्ञान की भाषा में क्या बोलेंगे, तो इसे बोला जाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया अगर WBC ज़्यादा भी हो जाता है तो इससे भी दोस्तों हमें रोग हो सकता है, उसका नाम है ल्यूकेमिया। ठीक है। अगला है दोस्तों लाल रक्त कणिका मुख्यतः बनती है, तो RBC जो बनती है वो कहाँ बनती है, तो RBC बनती है दोस्तों अस्थि मज्जा में। RBC का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला है दोस्तों WBC का बनना और RBC का विनाश होना कहाँ पे होता है, तो WBC जहाँ बनेगा वहाँ पे RBC का विनाश होता है। और ये कहाँ पे होता है दोस्तों, तो प्लीहा में। इस प्लीहा में दोस्तों क्या होता है, WBC बनता है और RBC क्या हो जाता है, तो नष्ट हो जाता है। अगला है दोस्तों रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है। तो रक्त का ग्लूकोज स्तर जो है दोस्तों वो व्यक्त किया जाता है। तो रक्त का ग्लूकोज स्तर जो है दोस्तों वो किस में व्यक्त किया जाता है, तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में रक्त ग्लूकोज का स्तर व्यक्त किया जाता है। अगला है दोस्तों हृदय कब आराम करता है, तो हमारा हृदय जो हार्ट है वो हमेशा धक धक करता रहता है, लेकिन पूछ रहा है कब आराम करता है, तो दोस्तों दो धड़कनों के बीच में। हम दो धड़कन जो टोटल दोस्तों 32 बार धड़कता है हृदय, 72 बार धड़कता है और उसी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, 1 मिनट में। और उस दो धड़कन के बीच में जो समय मिलता है दोस्तों उसी में हमारा धड़कन आराम करता है। तो देखिए हमारा धड़कन कितना कम आराम करता है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घात मतलब हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा लक्षण है दोस्तों जो हार्ट अटैक आने पे संबंधित नहीं है, मतलब ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देगा, तो वह दोस्तों टांग में दर्द जो है दोस्तों हृदय घात का लक्षण नहीं है। बाकी सीने में दर्द होना, पसीना और जी मचलाना, बाह में दर्द और झंझनाहट, ये दोस्तों हार्ट अटैक से संबंधित हो सकता है। वहीं में टांगों में जो दर्द होता है दोस्तों वो लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण होता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड के कारण, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है दोस्तों हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती है। तो हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनी क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है दोस्तों हृदय धमनियां। नाम से यह स्पष्ट है, हृदय धमनियां। अगला है दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है। तो रक्त को थक्का बनाने में आप लोग देखते होंगे कि रक्त कुछ देर के बाद क्या होता है, थक्का बन जाते हैं, और इसमें जो काम होता है दोस्तों भाग लेने वाले एंजाइम कौन से हैं, तो वो है दोस्तों थ्रोम्बिन। कौन है दोस्तों, तो थ्रोम्बिन। अगला दोस्तों किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिक का संबंध है, तो थ्रोम्बिन का जो संबंध है दोस्तों किससे, तो रक्त जमाव से। ठीक है। अगला है दोस्तों प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है दोस्तों कितना होता है, तो 90%। प्लाज्मा में कितना होता है, तो 90% जल का जमाव होता है। अगला है दोस्तों जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है। जब हमारे रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो हमारे सांस की गति में क्या परिवर्तन होता है, तो सांस की गति बढ़ जाता है। जैसे ही हम लोग जब दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है और जिसके कारण हमारे सांस की गति बढ़ जाती है और हम बोलते हैं कि हाँफने लग गया कोई व्यक्ति, तो इसी के कारण होता है। अगला है दोस्तों पाचन तथा उत्सर्जन तंत्र। अगला टॉपिक पाचन तथा उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य शरीर में खून की अशुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो खून की जो शुद्धिकरण किया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों डायलिसिस। तो आप लोग सुने होंगे बहुत लोगों का किडनी फेल हो गया है, उसे डायलिसिस पे रखा गया है, तो इसमें कुछ नहीं किया जाता है, खून का शुद्धिकरण किया जाता है।
अगला है दोस्तों डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस जो है दोस्तों वृक्क किडनी से संबंधित है। किडनी फेल हो जाने पे या किसी का एक किडनी काम करना बंद हो जाता है तो उसमें दोस्तों डायलिसिस पे उसे रखा जाता है। अगला है दोस्तों यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया रक्त से पृथक का काम कौन करता है? तो रक्त से यूरिया का पृथक का काम करता है दोस्तों गुर्दा। गुर्दा जो है दोस्तों क्या करता है? यूरिया को पृथक कर देता है हमारे खून से। अगला है दोस्तों अपोहन जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है। तो अपोहन जो है दोस्तों इसको डायलिसिस बोलते हैं। अपोहन जो है दोस्तों किसके कार्य संपादन हेतु होता है? तो ये होता है वृक्क मतलब किडनी में। इसी को इंग्लिश में डायलिसिस बोलते हैं अपोहक को, ठीक है। और ये किडनी में ये क्या करता है? तो खून का शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है। अगला है दोस्तों जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो जब हमारा किडनी काम करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होने लगता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगता है। क्या जमा होने लगता है? तो नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगता है हमारे रक्त में। अगला है दोस्तों अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो डैश करने में मदद करता है। तो अग्नाशय जो है दोस्तों क्या इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है। तो अगर पूछे इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय में उत्पन्न होता है। और ये किस में मदद करता है दोस्तों? तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है, ठीक है। तो रक्त में शर्करा मतलब शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करने में, शुगर की मात्रा को नियंत्रण करने में मदद करता है कौन? इंसुलिन। तो आप लोग देखे होंगे कि जिन लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है उसे इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों मानव वृक्क असमारी किडनी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख यौगिक। तो किडनी में जो स्टोन हो जाता है उसमें प्रमुख यौगिक किसका बना होता है? तो वो किसका बना होता है दोस्तों? तो वो बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। किसका बना होता है? तो किडनी का जो पत्थर होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। और कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है दोस्तों, ऑक्जेलिक एसिड ये पाया जाता है दोस्तों टमाटर में, पालक में पाया जाता है। अगला है दोस्तों मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो पथरी जो बना होता है गुर्दा का पथरी बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा 500 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम मिलेंगे पार्ट 2 में, वहाँ फिर से हम आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे। और जल्द ही दोस्तों आज ही ये वीडियो पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम से पहले 500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए। और हमारे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का भी 500 क्वेश्चन का सीरीज अपलोड कर दिया गया है। तो उसके प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। वहाँ भी 500 क्वेश्चन कवर किए गए इसी तरीके से, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी जाके देखिए और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।